देखिए मिस्टर शर्मा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई एम सॉरी सुनील जी, मैं पहले ही आपकी लिमिट 5 लाख बढ़ा चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आप प्लीज मेरी भी मजबूरी समझें, मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कैसा प्रोटोकॉल मिस्टर शर्मा? हम जैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन को आप हजारों प्रोटोकॉल बताने लग जाते हैं, लेकिन इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन देते वक्त आपका प्रोटोकॉल क्या तेल लेने चला जाता है? ये आप कैसी बातें करने लगे सुनील जी? जुबान पर काबू रखिए। चलो यहां से यार, हम कुछ और सोचते हैं। अमित प्लीज, तुम्हें पता है ना, अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हमें मिडिल क्लास बिजनेस के लेवल से ऊपर उठने में बरसों लग जाएंगे। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं सुनील जी, लेकिन आप मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जब आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे तब आपकी जगह कोई और होगा। यही व्यवस्था है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू मैनेजर साहब, पैसे मिल गए। पैसे पूरे हैं ना सेठी जी? जी पूरे 25 लाख हैं। ठीक है सेठी जी, बेटी की शादी में बुलाना मत भूलिएगा। अरे आप तो घर के हैं, आपको तो काम करवाना होगा। पक्का, पहले ही पहुंचूंगा। चलिए चलता हूं। हम भी चलते हैं शर्मा जी। अब क्या करेंगे? जब जमाना साथ ना दे तो उल्टी राह पकड़ लेने में देरी नहीं करनी चाहिए अमित, वरना गरीब जिंदगी गरीबी में ही मर जाती है, और मैं गरीब नहीं मरना चाहता। ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। तेरी कोई बात मेरे पल्ले पड़ नहीं रही है। तू कहना क्या चाहता है? उस आदमी को लूटेंगे, उसके पास पूरे 25 लाख हैं, हमारा काम चल जाएगा। तू पागल है क्या? हम चोर उचक्के नहीं है सुनील, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है इसलिए जानता हूं कि मुसीबत के समय क्या करना सही होगा। अब तू चाहे साथ दे या मत दे, मैं ये काम करके रहूंगा। बोल, तेरा क्या फैसला है? अगर उसने हमें पहचान लिया तो उसे मार डालेंगे। जल्दी बोल, साथ देगा या मैं अकेले जाऊं? वो जा रहा है। टेंशन मत ले, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। रुक, चल, आगे मोड़ पर रोक ले। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। अरे आप दोनों तो अभी बैंक में थे ना? ठीक है, आगे एक गैरेज है, मैं वहां से मैकेनिक को भिजवाता हूं। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने तो आज पहली बार तुम्हें बैंक में देखा था बस। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मन तो ये वक्त है। हमें पैसे की जरूरत थी जो तुम्हारे पास थे, उसी के लिए हमने ये सब किया। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए हैं। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा। हे आत्मा, इस धरा पर तेरा समय पूर्ण हुआ। आओ, मुझ में समा जाओ। आओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊंगा। जब तक मैं बिना कसूर के मिली इस मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यही जीवन चक्र है आत्मा। जीव के धरा पर आने के बहाने बहुत हैं, तो जाने के भी बहाने बहुत हैं। उन्हीं बहानों में से एक बहाने के हाथों तुम मेरे पास वापस आ रहे हो।
मुझे आने में कोई दुविधा नहीं है प्रभु, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बेटी की शादी और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। उन्हें उनके लालच का फल चखाना है। यदि इस जीवन में मुझसे कभी भी कोई अच्छा काम हुआ हो तो उसका फल मुझे दे दो प्रभु। मुझे अपनी मौत का बदला लेने दो। इस धरा पर रहते हुए तुमने एक नहीं कई कार्य अच्छे किए हैं आत्मा। उन कार्यों के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूं। अधर्म को धर्म से पराजित होना और बुराई को अच्छाई के हाथों मरना ही नियति है। किंतु इसमें एक समस्या है आत्मा। कैसी समस्या प्रभु? तुम्हारा शरीर तो कुचला जा चुका है और बिना शरीर के मैं तुम्हें बदला लेने की इजाजत नहीं दे सकता। प्रभु, जिन पत्थरों से उन लोगों ने मेरे शरीर को नष्ट किया है, मैं चाहता हूं मुझे उन्हीं पत्थरों में डालकर इंसाफ करने में मेरी मदद करें। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो आत्मा। तथास्तु। अरे हमारी जीत की खुशी में चीयर्स। ये क्या था? पता नहीं, पर लगता है कुछ गिरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो और ये पत्थर सी शक्ल क्यों बना रखी है? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें मारना चाहते हो? तुमने 3 सवाल किए हैं, तो आखिर सवाल का मैं तुम्हें सबसे पहले जवाब देता हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो ये वक्त है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुम्हारे पास थे। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरा सवाल का जवाब है, ये शक्ल तुम दोनों ने ही मुझे दी है। और पहले सवाल का जवाब, हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी हवा सरक रही है, जिसकी बेटी की शादी के पैसे तुम दोनों ने चुरा कर मार डाला। मैं वही सेठी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे पैसों के अंधे अधर्मी लालची इंसानों को सबक सिखाने के लिए भगवान भी अपने नियम बदल लेते हैं। इस बदले नियम की पूर्णता तुम दोनों की मौत से पूरी होगी। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये रहा तुम्हारा पैसा। पैसों से मौत को खरीदा नहीं जा सकता बुरी आत्माओं, और उन पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हारे है ही नहीं। समय पूर्ण हुआ आत्मा। आ जाओ, मुझ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु, मुझे इसी रूप में ले जाओ। पापा,
कलयुग के ऐसे ही विचित्र कहानियों को समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाईजान, दुश्मन वहां उस पहाड़ी के पास है। चलिए इन हथियारों का सारा लोहा दुश्मनों के जिस्म में उतार कर उन्हें जहन्नुम की सैर करवा देते हैं। ये आवाज तुमने निकाली? नहीं भाईजान, हमने तो कोई आवाज नहीं निकाली। कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। हेलो माँ, प्रणाम। अरे आपकी उम्र बहुत लंबी है माँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। जी हाँ, मुझे अगले महीने छुट्टी मिल जाएगी, मैं घर आऊंगा। हाँ माँ, पक्का आऊंगा। रखता हूँ, बेस कैंप जा रहा हूँ माँ, आपको रात में कॉल करता हूँ। प्रणाम। ओए भारत माँ के बच्चे, छुपता कहाँ है? बाहर निकल, बाहर। हमने तो सुना था भारत माँ के फौजी बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन तू तो डरपोक निकला, जो चूहे के जैसे बिल में छुपा है। बिल में हम लोग नहीं, तुम लोग छुपते हो, इसलिए छुपकर पीछे से वार करते हो। अगर बहादुर होते तो सामने से वार करते। ऐसा है तो एक बार बाहर आ जा, फिर हम सामने से ही वार करेंगे। लगता है फौजी डर गया। मैं हिंदुस्तानी शेर हूं, और शेर तुम जैसे गीदड़ों से नहीं डरता। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों को ढेर कर देगा। अबे फौजी, बाहर आ तो सही, देखते हैं फिर कौन किसको ढेर करता है। और ये भाषण देना बंद कर, तू अकेला है और हम 3। तेरी मौत पक्की है। अगर बचना चाहता है तो अपनी जान की भीख मांग हमसे। चूजे की औलादों, हम भारत माँ के फौजी हैं। तुम जैसे आतंकवादी 3 हो या 300, हम किसी से नहीं डरते। बहुत बरसाली गोलियां, अब इंडियन आर्मी की बारी है। आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं?
बेटा, मेरा नाम मकसूद है। ये मेरा ही घर है। झूठ। ये घर तो कब से खाली पड़ा है और यहाँ कोई नहीं रहता। आपने सही कहा बेटा, ये घर कई सालों से खाली पड़ा था क्योंकि हम घर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अपनी आईडी दिखाइए। नहीं, आगे मत बढ़ना। बेटा, आपकी हालत बहुत खराब है, आपको इलाज की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। गोली लगने से आपका खून बहुत बह रहा है और ऐसे में इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है बच्चे। रुक जाओ, इसे गोली लगी है, इसे मत मारो। चुप कर बुड्ढे, तेरे जैसे लोगों की वजह से हम कश्मीर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कौम का नाम बदनाम करने वाले, तेरा नाम क्या है? मकसूद। अब चुपचाप यहीं बैठा रहे, वरना फौजी से पहले तू जान से जाएगा। और फौजी, सुना है हिंदुस्तानी सेना हम लोगों का खात्मा करने की तैयारी में है। बता, तुम्हारा प्लान क्या है? क्यों? मरने से डर लग रहा है, इसलिए प्लान जानना चाहता है? मरने का डर हमें नहीं, तुझे होगा फौजी। अब जल्दी से बोल, तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं तो तुम्हारे शरीर में छेद ही छेद कर देंगे। मारना है तो मार दो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें। देश के साथ गद्दारी करना तुम्हारे देश में होता होगा, हमारे देश की आर्मी में नहीं। तू जो चाहे बोल ले फौजी, बताना तो तुझे पड़ेगा। चाहे तू इसे गद्दारी बोल या अपनी जान की कीमत। बता, क्या प्लान है तुम्हारा? कहा ना, मरूंगा तो मर जाऊंगा, मगर देश से गद्दारी नहीं करूंगा। तू ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे। अब भी जवाब वही है, मरता हूं तो मर जाऊंगा, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करूंगा। क्यों जिद कर रहे हो बेटा? बता दो इन्हें, नहीं तो ये लोग तुम्हें सच में मार डालेंगे। अगर मरने से डरता बाबा, तो देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाता। जब तक जीऊंगा, देश के लिए जीऊंगा। वाह बेटा वाह, हमें गर्व है उस माँ पर जिसने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया है। अबे ओ कौम के दुश्मन बुड्ढे, बंद कर हिंदुस्तानी फौजी की तारीफ करना, और ये आखिरी चेतावनी है। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही आर्मी ऑफिसर था, रिजवान शेख। देश के लिए उसने अकेले 10 आतंकवादियों को मारा था, लेकिन एक दिन एक आतंकी ग्रुप ने उसकी हत्या कर दी। मतलब तू हमारे दुश्मन का बाप है? दुश्मन हम नहीं, तुम हो, जो हमारे देश हिंदुस्तान को खत्म करने का सपना देखते हो। लेकिन जब तक हम जैसे देशभक्त इस जमीन पर हैं, तुम जैसे लोग हिंदुस्तान की शांति कभी भंग नहीं कर पाओगे। लगता है बुढ़ा पागल है। पागल मैं नहीं, तुम हो, जो चंद रुपयों की खातिर मासूम बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारने के लिए हथियार उठा लेते हो। मजहब के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेलकर इस्लाम को बदनाम करते हो। इंसान से इंसानों की हत्या करवा के खुदा के नेक इरादों की हत्या करते हो। लेकिन अब
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा हमें? हाँ, तू मरने के लिए तैयार हो जा बुड्ढे। जो पहले से ही मरा हुआ हो उसे तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं मार सकता। देश का ख्याल रखना। आज की हमारी कहानी का आधार है जरूरत से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा। कुछ कर गुजरने की, कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर प्राणी के अंदर उफान मारती है। अच्छाई के रास्ते पर चलकर अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है तो ऐसे सफल व्यक्ति का इस धरती पर कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर अपनी ऊंची महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए कोई खून बहाने पर उतर आए तो ऐसे व्यक्ति का अंत भयानक होता है। तुम्हें क्या लगता है बॉस ने हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया होगा? परेशान क्यों होते हो भाई? बॉस के पास ही तो जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। और भाई राजू, कैसे हो? घर में सब ठीक? जी साहब, सब अच्छे हैं। तुम भी न रवीश, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि चपरासी, लिफ्टमैन, हाउसकीपिंग वालों से बात मत किया करो, तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता है। वो और मैं, हम दोनों इंसान हैं समार, और हम दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमें हर इंसान का आदर सम्मान करना चाहिए। आदर सम्मान? अपनी भाषा तो देखो, गांव की किसी गंवार जैसी लग रही है। हाँ बॉस, आपने बुलाया? यस यस माय बॉय, कम इन, अंदर आ जाओ। समर भी आया है ना? यस यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर। गुड, आ जाओ, बैठो। क्या बात है सर, आज आप कुछ सीरियस लग रहे हैं? जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले लेने में बहुत मुश्किल होती है। मैं भी इसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, इसलिए तुम्हें सीरियस दिखाई दे रहा हूं। खैर, आज मैंने इस कंपनी की जिम्मेदारी से फ्री होने का फैसला ले लिया है, और इस थोड़े से समय में तुम दोनों ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए किसी नए इंसान को हायर करने की बजाय सोचा कि तुम दोनों में से किसी एक को कंपनी का सीईओ बना दूं। लेकिन तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी एक का ही चुनाव करना जरूरी भी था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में रवीश से बड़ा हूं, मैं ही सीईओ बनूंगा। कल नए सीईओ की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब जगह दे दी जाएगी। सो कल से बलराज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया सीईओ होगा रवीश। इतने साल इस कंपनी को जिस पोजीशन के लिए दिए, वो पोजीशन इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं, चाहे मुझे इसके लिए रवीश की जान ही क्यों न लेनी पड़े। कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओ सर। अरे क्या भाई, वैसे सच कहूं तो ये पोस्ट मुझे नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तो पोस्ट मुझे दे दो। अरे मजाक कर रहा हूं, चल सेलिब्रेट करते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से।
अरे मगर यूं अचानक मेरी गाड़ी। आजकल लाइफ में बहुत कुछ अचानक हो रहा है। तुम सीईओ भी तो अचानक ही बन गए, तो ये पार्टी अचानक क्यों नहीं हो सकती? आज सिर्फ तुम और मैं और मेरी याच। जैसा दोस्त का मन। चलो। समर, जैसी उथल पुथल इस समुंदर में आज हो रही है, वैसी ही उथल पुथल आज मुझ में हो रही है। इस पोजीशन पर तो मुझे पहुंचना ही था, मगर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था। वक्त ने मेरी किस्मत बदल दी यार। और मेरी किस्मत पलट दी। ये सब जो तुझे मिला है ना रवीश, वो मेरी किस्मत में था। तूने मुझसे मेरी किस्मत छीनी है। समर, कहना क्या चाहते हो? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता रवीश, अब करना चाहता हूं, और वो मैं करके ही रहूंगा। समर, तुम कुछ अजीब रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे इस दुनिया से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या बकवास है समर? मैं तुम्हारे इस घटिया मजाक को नहीं झेल सकता। वापस चलो। इंटरनेशनल कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। समर की अति महत्वाकांक्षा ने रवीश की खुशी तो छीनी ही, वहीं उसे मारकर उसका यमदूत भी बन गया। हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करने वाले रवीश की मौत ऐसे भी होगी, ये किसी ने तो क्या खुद रवीश ने भी नहीं सोचा था। वो अब मर चुका था। हर जगह तलाश लिया है सर, रवीश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है सीईओ की पोस्ट मिलने का पता चलते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं किसी 5 स्टार होटल के रूम में पड़ा होगा शराब पीकर। खैर, वक्त को शायद यही मंजूर था कि सीईओ रवीश नहीं तुम बनो। आर यू श्योर सर? तुम्हें मेरे फैसले पे कोई शक है? नो सर, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि कल तक का वेट कर लेते हैं। वक्त और बिजनेस किसी के लिए नहीं ठहरता समर। अनाउंसमेंट कल के लिए टाल दो और तैयारी करो। जी सर, थैंक यू। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। प्रभु की इच्छा लाई है, प्रभु की इच्छा लाई है तुझे मेरे पास। उन्हें भी न्याय चाहिए, तुझे भी न्याय चाहिए। मिलेगा, न्याय मिलेगा। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। जा बालक,
न्याय कर। न्याय मिलते ही वापस अपनी दुनिया में चले जाना। देख जॉनी, ये मेरा प्रमोशन डे है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, कुछ एवरेज नहीं होना चाहिए, समझा? सीईओ की अनाउंसमेंट है ये, सीईओ की। हाँ ठीक है, रख। रवीश, वो यहां कैसे आ सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हैरान है कि मैं यहां कैसे आ गया? हाँ हाँ, तुम तो मर चुके हो। फिर मरने मारने का हक तेरे पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है। उसी ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि सिर्फ मेरा ही वक्त पूरा नहीं हुआ है, मेरे दुश्मन दोस्त का भी वक्त पूरा हो गया है, जिसने तुझे अपनी स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा के चलते मार दिया। मेरे परिवार के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। रवीश, रवीश देख, मैंने तेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैं गलत आदमी हूं यार। पर तू तो सही है ना, अच्छा इंसान है यार। मैंने तेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर तू तो मेरे परिवार के बारे में सोच। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं माफी देने वापस नहीं आया, तुझे साथ ले जाने आया हूं। चल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सीईओ बन चुका हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भागता कहाँ है आस्तीन के सांप? तेरा फन कुचलने के लिए ही तो मैं आया हूं। लालच, जलन और स्वार्थ से भरी सभी महत्वाकांक्षाएं हमेशा से बुरी होती हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाओं में अक्सर खून की नदियां बहती हैं। अगर आपके दिल में भी साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है तो उसे त्याग दो, वरना आघोरी कभी भी न्याय करवा सकता है।